बीजेपी कम्युनल है तो सेकुलर पार्टी कौन सी है? इक़्तिदार के बिना एनसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही। पीडीपी की एक आइडियोलॉजी तो है। 1987 में इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो यहाँ लाखों लोग ना मरते, तो हज़ारों में मेरी बहनें जो हैं वो बेवाएँ हुई। 370 जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़त्म किया है, हमारे सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हुआ हो वो मालूम। हमारे साथ हैं वो हैं चौधरी जुल्फ़िकार अली। चौधरी जुल्फ़िकार अली, इनका एक पॉलिटिकल करियर काफ़ी लंबा चला है। इन्होंने शुरुआत की नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करने के बाद ये पीडीपी में शामिल हुए। पीडीपी से ये 2 बार इलेक्शन जीते हैं। 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में इन्होंने काम किया। अभी ये जे.एंड.के अपनी पार्टी से इन्होंने शुरुआत की और उनके फाउंडिंग मेंबर्स रहे। वहीं उसके बाद इन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि इस बार कंपटीशन टफ दिख रहा है। एक तरफ आपके भांजे हैं और एक तरफ आप हैं, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी के कारकुन भी। आप मुकाबला किससे देख रहे हैं इस बार? मुझे पीडीपी से। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा है? एनसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एटलीस्ट पीडीपी की एक आइडियोलॉजी तो है। उनकी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और वो जो कहते हैं एक स्टैंड उनका क्लियर है। उनका ड्यूल स्टैंड नहीं है। एनसी का तो ड्यूल स्टैंडर्ड है, एनसी का तो कोई है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि मेरा कंपटीशन जो है वो पीडीपी के साथ है। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार आप इलेक्शंस बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और हमने अलग अलग इलाकों का विज़िट किया। हमने ये देखा कि लोग चौधरी जुल्फ़िकार को वोट दे रहे हैं, ना कि कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कि मैं आपको ये बताऊंगा कि जुल्फ़िकार की आइडियोलॉजी जुल्फ़िकार का इलाका है। जुल्फ़िकार की आइडियोलॉजी जुल्फ़िकार के लोग हैं। जुल्फ़िकार की आइडियोलॉजी बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और मुझे उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जहाँ से मिलेगा मुझे वहाँ जाना है। मेरे लिए इमैटीरियल है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। इलेक्शन कैंपेन में जितने मिनिस्टर्स आए हैं, एक मिनिस्टर ने या एक लीडर ने कोई कॉम्युनल या हेट स्पीच का वर्ड यूज़ किया। जितना सेकुलर स्पीचेस और बातें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के स्टेज पे हुई हैं, उसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे कॉम्युनल बातें हुई हैं। और इक़्तिदार के बिना एनसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही। पहले कहा 370 नहीं, पहले कहा ऑटोनॉमी, 1953 की पोजीशन बहाल, सदर रियासत बहाल, वज़ीर आज़म बहाल। ना तो ऑटोनॉमी रिस्टोर हुई, ना तो 353 की पोजीशन बहाल हुई, ना वज़ीर आज़म वापस आया, ना सदर रियासत वापस आया। फिर शेख साहब ने कहा कि मैंने एक सियासी आवारागर्दी की 27 साल और मुझे यही करना चाहिए था। फिर आके वज़ीर आला पे कंप्रोमाइज़ करके जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने। उसके बाद जितने यहाँ पे 1987 में इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो यहाँ लाखों लोग ना मरते, गरीब लोगों के बच्चे मरे यहाँ पे। बस लाखों में नहीं तो हज़ारों में मेरी बहनें जो हैं वो बेवाएँ हुई, हज़ारों में हमारे बच्चे यतीम हुए। 5 लाख लोगों को कश्मीर से हिजरत करनी पड़ी। ये हालात अगर 1987 में रिगिंग ना होती तो ये हालात पैदा नहीं होते। आज कश्मीर स्विट्ज़रलैंड का मुकाबला कर रहा होता जी। आज कश्मीर यूरोप का मुकाबला कर रहा होता। उसके बाद कौन सी आइडियोलॉजी की बात करते हैं उमर साहब? जब गुजरात राइट्स हुए तो उमर साहब तो मरकज़ में बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर थे, एनडीए का हिस्सा थे। सैफुद्दीन सोज ने वाजपेयी साहब की सरकार गिराई, उनको इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया कि उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट क्यों दिया, जब उनकी अपनी आइडियोलॉजी कोई नहीं है। अभी 370 जब टूटा तो फारूक साहब तो पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने और उनके साथियों ने इस्तीफ़ा तक नहीं दिया। तो कौन सी उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है और दूसरों की आइडियोलॉजी पे क्या बात है? जी, जिस तरीके से आपने बात की कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्युनल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी को लोग इस तरीके से देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है, कम्युनल तरीके से उनको देख रहे हैं। वही पार्टी है और उसके अलावा अगर आप यहाँ की बात करें तो उस चीज़ को आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है
वो मुसलमान आबादी है जो इस्लाम पे बिलीव करती है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो लोग यहाँ इस्लाम पे लेक्चर दे रहे थे उस दिन, उन्होंने जुमा के दिन जुमा की नमाज नहीं पढ़ी और ख़ुद भी नहीं पढ़ी और हज़ारों लोगों को भी नहीं पढ़ने दिया। एन जुमा के खुतबे का टाइम वो यहाँ पे तकरीर कर रहे थे। मैं कहता हूँ अगर बीजेपी कम्युनल है तो सेकुलर पार्टी कौन सी है? आप मुझे बता दीजिए ना, कौन सी सेकुलर पार्टी है? 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदतर हालत है, शेड्यूल कास्ट से बदतर हालत मुसलमानों की है। हिंदुस्तान का दौरा कीजिए, देखिए मुसलमानों की हालत क्या है। मोदी जी और बीजेपी को हम दोषी ठहरा सकते हैं 10 साल के लिए, लेकिन आप मुझे बताइए ना 60 साल के लिए कौन दोषी है? 60 साल में उन्होंने मुसलमानों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। मोदी गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड देती है, वो हिंदू को भी दे रही है और मुसलमान को भी दे रही है। राशन दे रही है, वो हिंदू को भी दे रही है और मुसलमान को भी दे रही है। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं और यूनियन टेरिटरी में तमाम मसाइल जो हैं उनका हल मरकज़ के पास है। अगर हम मरकज़ को छोड़ देते हैं तो दिल्ली जैसे हालात यहाँ पे बन जाएंगे। आपने जिस तरीके से लोगों का ये इल्ज़ाम है, लोगों का ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि चौधरी जुल्फ़िकार अली सिर्फ अपने मफाद के लिए पार्टीज़ बदल रहे हैं और हुकूमत में आने के लिए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इल्ज़ाम लोगों का नहीं है, इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद अनासर का है जिनको मेरी मुखालफत से उनके दुकान चलती है। अवाम अगर ये बात कहती तो मुझे वो काबिल कबूल था। कोटरंका में डिग्री कॉलेज दिया तो जुल्फ़िकार ने दिया, कोटरंका में इंडोर स्टेडियम दिया तो जुल्फ़िकार ने दिया, कोटरंका खवास रोड बनाई तो जुल्फ़िकार ने बनाई, कोटरंका में गुजर हॉस्टल के तामीर का काम शुरू किया तो जुल्फ़िकार ने किया। आप मुझे बताइए कि मुझे इलाके की ये मैं तामीर व तरक्की अपनी ज़ात का कर रहा हूँ, ये तो मैं इलाके की कर रहा हूँ ना, ये अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल अपने इस 10 साल के अरसा में यहाँ बनाए, अपनी ज़ात के लिए बनाए। मेरे बच्चे तो नहीं वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने जब यहाँ पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी 10% घरों में बिजली थी, आज 98-99% घरों में बिजली है। कि मैं जो काम करता हूँ वो एक मिशनरी ज़ील के साथ करता हूँ और सल्यूशन जहाँ से मुझे मिलेगा, किसी भी पार्टी से मिलेगा, विदाउट कंप्रोमाइजिंग माई पर्सनल बिलीफ। मेरा पर्सनल बिलीफ, मेरा मज़हब इस्लाम है। मैं कोई मंदिर का पुजारी थोड़ा बन गया हूँ कि कोई कहेगा कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ या मैंने कोई आरएसएस की आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली। नहीं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी, और मेरी आइडियोलॉजी मेरे लोग हैं, मेरी आइडियोलॉजी मेरे इलाके के मसाइल हैं। आज मैंने अमित शाह जी के साथ या मोदी जी के साथ हाथ मिलाया तो मैंने रजौरी पुंछ के लिए 2 टूरिस्ट शहर लाए और जो 2 टूरिस्ट शहर बनेंगे उसके पीछे 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनेंगी। आपके लिए दुनिया भर से जो पर्यटन है, जो टूरिस्ट है, वो इस इलाके में आएगा और यहाँ के लोगों का जो इक्तिसादी हालत है बेहतर होगी। हमारे बच्चे यहाँ से जाके 50 और 55 डिग्री टेम्परेचर में जाके मिडल ईस्ट में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनको अगर मजदूरी काम या अपने इलाके में मिलेगा तो बुरा है क्या? इस वक्त मेन रीजनल पार्टीज़ जो हैं, पीडीपी है और एनसी है और बाकी रीजनल पार्टीज़ जो हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि हम 370 वापस लेके आएंगे, हम स्टेटहुड वापस लेके आएंगे। क्या जो पीर पंजाल रीजन में हम एक तरफ देख रहे हैं कि पीर पंजाल रीजन में पहाड़ी तबका जो है वो कह रहा है कि हमें एसटी मिली है, हम उस एसटी का एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। वहीं आपको क्या लग रहा है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ज़्यादा गुजर बकरवाल आबादी है, तो क्या यहाँ के लोगों की डिमांड 370 नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि नहीं वो आपका साथ देंगे? मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी कि 370 वापस लाना इनके बस में है क्या? जिन्होंने नारा दिया था हम 1953 की पोजीशन को बहाल करेंगे, क्या इन्होंने 53 की पोजीशन बहाल की? फिर शेख साहब ने 27 साल गुजारे और 27 साल के बाद आके वज़ीर आला बने, तो क्या इन्होंने, मुझे बताइए कि किस बात पे कंप्रोमाइज़ करके वापस इक़्तिदार में आए? 370 जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़त्म किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जाके इंडोर्स करवाया है, जिसको पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया। हमारे
सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हुआ हो वो मत, लेकिन आप उसके खिलाफ जो चीज़ हो नहीं सकती, लोगों को झूठे ख्वाब क्यों दिखाएं? लोगों को हकीकत पसंदाना बात बतानी चाहिए। लोगों को आप पाकिस्तानी नमक दिखाते रहे और ग्रीन झंडा दिखाते रहे और कहते रहे बस अब हम आज़ाद कश्मीर पहुंचने वाले तो हैं, आपको आज़ादी करीब है। जी, तो आज़ादी करीब हुई क्या? आपने 1.5 लाख बच्चे मरवाए, आपने पोटो जैसे कानून यहाँ लागू किए, आपने टाडा जैसे कानून यहाँ लागू किए, आप मसाजिद की बातें करते हो, आपने श्रीनगर की मस्जिद जामिया मस्जिद को 2 साल तक उमर साहब के दौरे इक़्तिदार में ताला लगा रहा। आप किस जमात की बात कर रहे हो? और मेरा कहना ये है कि जिन लोगों की आइडियालॉजी नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड एवरी कम्युनिटी, एवरी सेक्शन इज सपोर्टिंग मी, दे नो हु द जुल्फ़िकार इज़। और 70 बरस में आप मुझे बताइए, हमें तो मुसलमान कह के वोट तो लेते रहे, लेकर 70 बरस में रजौरी पुंछ के मुसलमानों का किया क्या? मेरा सवाल जो है डायरेक्ट उमर साहब से है कि उमर साहब, ये 7 लेक्स डेवलप करने के लिए 70 साल कम थे क्या? आप शुपियाँ की रोड बनाते, ये काम थे क्या? एक मुगल रोड जो मुफ्ती साहब का एहसान है, मुगल रोड मिली है हमें, और वो भी इनकम्प्लीट है, जिस पे मैंने गडकरी साहब से बुद्धल में टनल अनाउंस करवाया और उन्होंने कहा कि जल्दी टनल पे काम स्टार्ट होगा। तो हमारा एक ब्रॉडर विजन है। और देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि हमने 2014 का इलेक्शन लड़ा पीडीपी के मैंडेट पे, और बेसिक हमारा जो आइडियालॉजी उस वक़्त थी वो ये थी कि हमने बीजेपी को रोकना है, लखनपुर से पार नहीं आने देना। दिस वाज द आवर मेन फोकस, जिस पे हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनती है बीजेपी की गोद में बैठ के। तो मुझे बताइए, अगर उमर साहब जाके दिल्ली मिले तो बिस्मिल्लाह, कोई गुनाह नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जीत के जाए, दिल्ली वालों से बात करें, कोई गुनाह नहीं है। सजाद लोन जाके दिल्ली से बात कर ले, कोई गुनाह नहीं है। अल्ताफ बुखारी जाके दिल्ली से बात करे, कोई गुनाह नहीं है। जुल्फ़िकार क्यों बात कर गया दिल्ली से? हम कब तक रहेंगे किसी के गुलाम? और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके ये चाहते हैं कि हमें गुलाम बना के रखेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। रजौरी पुंछ के लोग अब जाग चुके हैं। रजौरी पुंछ के लोग दिल्ली के साथ उन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया है, डायरेक्ट हाथ मिलाया है। और तभी आज बुद्धल के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने मरकज़ की सरकार को, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को ला के आपके दरवाजे पे खड़ा किया है। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर आप दरवाज़ा खोलोगे तो यहाँ तरक्की आएगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ का टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ के हमारे लोगों की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो सकती है। तो अगर आप दरवाज़ा बंद रखोगे तो फिर हमें जनाब ठीक है, जज्बाती नारे पे 370 पे देना है तो दे दो, 370 तो वापस आना नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू। ये थे हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अली। इन्होंने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं और ये किन इश्यूज़ को लेकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पर बात की। हमारे जो इनसे सवाल थे उनके आपने जवाब सुने। अब आप तक है, आप कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय। हम देखना होगा कि 8 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट आता है वो कमल खिलता है या फिर दूसरी कोई पार्टी आती है। अब देखना ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।